नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में अगले महीने पहुंच जाएगी, यानी कि 4 साल पूरे हो जाएंगे। 5वें साल में प्रवेश कर जाएंगे हम, यानी कि कुल मिलाकर के अगला साल जो होगा वो चुनावी वर्ष होगा। ऐसे में जो कैबिनेट विस्तार है उसकी खबरें जोरों पर हैं। जी हां, वही कैबिनेट विस्तार जो कि 2020 में हो सकता था, लेकिन फिलहाल कोरोना के चलते वो कैबिनेट विस्तार टल गया। अब क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रूलिंग पार्टी से लेकर के विपक्षी पार्टियों तक सबकी नजरें जो हैं, सबकी रणनीतियां जो हैं वो इसी लिहाज से होंगी कि वो अगले चुनाव पर क्या असर डालती हैं। और इसीलिए हमारी आज का चर्चा का विषय भी यही मंत्रिमंडल विस्तार है, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। एक प्रदेश को सरकार चलाती है, सरकार अपने मंत्रियों से चलती है। इसीलिए जब भी विभागों का बंटवारा होता है तो काफी ज्यादा मंथन के बाद किसको कौन सी भूमिका में रखा जाए, इस चीज को लेकर के निर्णय होता है। और यही महत्वपूर्ण निर्णय अब लिया जाएगा जब बोला जा रहा है कि 2 दिन बाद प्रदेश सरकार में एक बड़ा कैबिनेट फेरबदल हो सकता है, बड़ा कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जो कि योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा। ऐसे में इस विस्तार के क्या मायने हैं, इस विस्तार से किस तरह के समीकरण बनेंगे, इस विस्तार को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रूलिंग पार्टी क्या समीकरण साधना चाहती है और विपक्ष पर भी इस जो फेरबदल है इसका क्या असर पड़ेगा, विपक्ष इसे किस नजर से देखता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार 19 मार्च को अपने 4 साल पूरा करने जा रही है। हालांकि इससे पहले योगी कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना तय माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में पूर्व नौकरशाह और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा ने भाजपा का दामन थामा, फिर वो MLC बन गए। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार 4 तारीख को यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की उम्मीद है। अरविंद शर्मा डिप्टी CM पद की शपथ ले सकते हैं और उन्हें गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। पिछले 1 महीने के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश सरकार से इस मंत्रिमंडल विस्तार को आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अगर पिछले 2 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम हम देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी कुछ घटित हो गया। जिस तरह से अरविंद कुमार शर्मा, उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगमन होता है और उसके बाद बीजेपी जो कि सांसदों के लिहाज से और कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन होता है। 2 दिवसीय दौरा होता है, तमाम तरीके की बैठकें ली जाती हैं, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी इसमें लिए जाते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, जो विस्तार लंबित है। कहा गया था कि 2020 में ये विस्तार हो सकता था, लेकिन अब इस विस्तार को कोरोना के चलते टालते हुए अब किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अगला साल चुनावी साल, तो इस विस्तार के कई ज्यादा मायने होंगे। इन्हीं को समझने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए बिना देर किए आपका परिचय करा देते हैं उन सभी मेहमानों से। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। 1 से 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह भी है, विस्तार की बात भी उसी वक्त की जा रही है। आप कहेंगे 19 मार्च को जब सरकार अपने 4 साल पूरे कर लेगी, 5वें साल में प्रवेश कर जाएगी, तब ये एक प्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा।
किस नज़र से देखते हैं आप? क्या पहली नज़र ये कहती है कि आगामी चुनाव को लेकर के ही कुछ समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? नहीं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2022 के चुनाव के मद्देनज़र पूर्व की भांति मैं एक इसलिए कहना चाहूँगा कि हमेशा अंतिम, चाहे तृतीय वर्ष हो चाहे अंतिम वर्ष हो, इस दौरान जो लोगों का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस संगठन में होती है या सरकार में होती है तो फेरबदल अपने हिसाब से पार्टियां करती रहती हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो माहौल गर्म है वो 12 विधान परिषद में 10 विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी के हैं और अरविंद कुमार शर्मा जी का नाम लगातार सुर्खियों में है। वो कई चीज़ों को लेकर के नौकरशाह से वो रिजाइन करके फिर इधर आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर विधान परिषद सदस्य होते हैं और 4 तारीख को विधान परिषद सदस्यों की शपथ है और इन्हीं बीच में कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। तो उस विस्तार में अब आप देखिए कल कुछ ब्यूरोक्रेट्स के स्थानांतरण हुए हैं। 18 तारीख से विधानसभा सत्र है, बजट होना जा रहा है और ऐसे समय पर बड़े अधिकारी का स्थानांतरण जो वित्त विभाग के हैं तो कहीं न कहीं कई चीजों की चर्चाओं पर इशारा भी करते हैं और हम लोग तो चर्चा कहीं न कहीं खबरें निकलती हैं उस पर बात करते हैं, उसको सदन में लाते हैं, लेकिन अंतिम मोहर तो चूंकि होने के बाद ही होती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल के बाद जो 1 साल पहले एक्सटेंशन होना था और बीच में एक बड़ा उपचुनाव भी हुआ, आप देखिए तो सब चीजों का मिला जुला है और 2022 को चुनाव के मद्देनजर ये अंतिम हो सकता है एक्सटेंशन हो, लेकिन होना जरूरी है। होना जरूरी था। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। दिलीप जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो खबरें हैं वो जोरों पर हैं। खबरें काफी सारी अंदर खाने से आ रही हैं कि जो अरविंद शर्मा हैं उनको बड़ी पोस्ट, बड़ा पद भी दिया जा सकता है, जो 6 मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जा सकती है, कुछ विभागों का फेरबदल हो सकता है। दिलीप जी, ये कहा जा सकता है कि अगले साल को लेकर के तैयारी पूरी है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के द्वारा जनता से जो वादा किया था उस वादे को लगातार वो निभा रही है और बेहतर परिणाम देने की दिशा में समय समय पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा नेतृत्व से बात करने के बाद, संगठन के नेतृत्व से बात करने के पश्चात ही मंत्रिमंडल के विस्तार और अन्य चीजों पे क्या बेहतर हो सकता है उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए, क्या बेहतर परिणाम निकाला जा सकता है और अच्छा क्या किया जा सकता है, उस दिशा में योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। और नेतृत्व से बात करने के बाद उन्हें जो भी अच्छा लगेगा कि और बेहतर परिणाम निकालने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए जल्दी ही परिणाम जनक चीजें आ सके कि जनमानस को उससे लाभ मिल सके, इस दिशा में वो जो हो सकेगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी करेंगे। बहुत सारी खबरें ये अंदर खाने से छन करके आ रही हैं दिलीप जी कि जो अरविंद शर्मा हैं उनको जिस तरह से विधान परिषद जो चुनाव थे उसमें जिता करके एमएलसी बना दिया गया। किसी एमएलसी का इतना बड़ा ओहदा, उन्हें इतनी हाई पोस्ट पे पहली बार रखा गया है। ये भी खबर आई कि उन्हें जो राजनाथ सिंह का पूर्व आवास था 4KD आवास, वो नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में उनका जो ओहदा है, उनका जो पद है, उसको बढ़ाया जा रहा है। क्या इस तरह का पद बढ़ाने के जरिए बीजेपी जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो नौकरशाही है, उन पर एक बड़ी लगाम साधना चाहती है या फिर जो हमारा प्रदेश का मंत्रिमंडल है उस पर थोड़ी कमान कसना चाहती है? में सदैव जो योग्य व्यक्ति रहते थे, जिनकी योग्यता जो बड़े प्रख्यात, उस तरह से उच्च सदन में उन्हें भेजा जाता था योग्यता के अनुरूप। ये सदैव परंपरा रही है और जहां जिसकी योग्यता क्षमता के अनुरूप नेतृत्व तय करता है कि उनकी स्थिति क्या हो सकती है और उत्तर प्रदेश के जनमानस को बेहतर परिणाम क्या प्राप्त हो सकते हैं ताकि उन्हें लाभ मिल सके, उस दिशा में जो भी जहां उपयुक्त होगा उसे वह स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो खबरें जोरों पर हैं उन पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जावेद जी, आपके पास आएंगे अपने प्रश्न को लेकर के। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोरों पर, अगले साल ही विधानसभा चुनाव है। जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए, विपक्ष का एक कहेंगे आप संगठित रूप देखने को बीजेपी को मिला। उसके बाद जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से जो परिणाम थे वो सामने देखने को मिले, क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है, अपनी कमर कस गई है, जो सारे लाव लश्कर है उनको तैयार किया जा रहा है? देखिए ऐश्वर्या जी, ये
सब चीजें हर राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है तो करता रहता है। और साल चुनाव का वर्ष है, अंतिम वर्ष में जिस तरीके से ताश के पत्ते फेंटने की बातें चल रही है, वो 4 साल का कार्यकाल भी जनता देख रही है और उसने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की दुर्दशा इस सरकार में हुई है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है वहां पर बड़ा अंतर्द्वंद है, एक तरीके से कह सकते हैं कि शीत युद्ध चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश की नकेल कसना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कसना चाहता है, या योगी जी मंत्रिमंडल का विस्तार अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते। ये तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखेगा, किसको बाहर करेगा। लेकिन जिस तरीके से एक लगातार चर्चा बनाई गई है, अरविंद कुमार शर्मा जी से तो मुख्यमंत्री योगी जी ने मिलने से भी इनकार कर दिया था, वो लगातार समय मांगते रहे। ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गुटबाजी क्या है, ये सब कुछ बाहर आ चुकी है और मीडिया की सुर्खियों में रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी संभवतः मुलाकात भी नामांकन के दिन हुई जब विधान परिषद के लिए वो पर्चा भरने गए। उसके बाद अब 4KD जो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ जी का आवास है, वो उनको कैसे आवंटित हो गया। भाई विधायकों के लिए या विधान परिषद सदस्यों के लिए एक वर्ग है कि कौन किस कैटेगरी में है, उसको क्या आवास आवंटित किया जाएगा, ये किस दबाव में है, क्या है, इसका उत्तर प्रदेश की सत्ता के संचालन पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव अब पड़ने नहीं जा रहा है, इसलिए कि दुर्दशा हो चुकी है। अब आप नई बोतल में पुरानी शराब भरें, इसको इधर से उधर कर दें। अब कोई जन कल्याण का तो उत्तर प्रदेश में काम हुआ नहीं। किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच हुआ, किस तरीके से जनता के धन की लूट हुई है, ये सब हम आप देख रहे हैं। किस तरीके से कोरोना काल में सरकारी धन की लूट की गई, किस तरीके से SIT की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। जिनको आरोपी सरकार ने माना उनकी पुनः जिलों में तैनाती हो गई। तो ये सब तो चलता रहता है और साल के अंतिम वर्ष में हर मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का हो ये प्रदर्शित करने का काम करता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और देखिए, मैं एक संदेश देने का वो काम करते हैं कि मैं और अच्छा करूंगा मुझको अगर बहुमत मिलेगा। बिल्कुल। मनोज जी, जावेद जी ने जिस तरह से कहा बीजेपी का एक अंतर्द्वंद जिसमें से छन छन की खबरें बाहर आ रही हैं, भले ही हम इस बात को नकार दें कि जिस तरह से अरविंद शर्मा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगमन हुआ, जिस तरह से महत्वपूर्ण पद उनको देने की बात कही गई, तो ये सब चीजें जो हैं ऊपर से पूर्व निर्धारित होकर के आती हैं। यहाँ केवल उनके ऑर्डर सुनाए जाते हैं और नीचे जो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर जो हलचल होती है, जो मनमुटाव होता है, छिप नहीं पाता है, खबरों के जरिए वो बाहर आ ही जाता है। ऐश्वर्या, ये दरअसल इसका जवाब मेरे ख्याल से दिलीप जी को देना चाहिए, देंगे, पर मैं ओवरऑल बात कर लूँ जावेद भाई की बात पर। जावेद भाई, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, अन्य पार्टी की सरकारें होती हैं और दो धड़े हमेशा मुख्यतः होते ही होते हैं जिनकी सबकी इच्छा पद पे जाने की रहती है। लेकिन अगर हम बात कर लें मौजूदा स्थिति प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से और सदस्यता से शुरू से योगी जी नहीं रहे, लेकिन एक संवैधानिक या कहिए कि जब चुनाव जीतकर सब लोग आए और स्वतः उनको फिर ये मुख्यमंत्री बनाया गया और वो 4 साल के कार्यकाल के बाद, लगभग कार्यकाल के बाद, अब अगर आज हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं और 12 में से 10 चूंकि उनके जीते हुए लोग या आप कह सकते हैं, लेकिन ऊपर से निर्णय होता है। कारण ये है कि जब केंद्र में सरकार है और ग्रास रूट की केंद्रीय पार्टी है, भाई केंद्रीय मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक राज्य की पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय दल नहीं है, तो स्वाभाविक सा है कि निर्णय प्रदेश और देश के मिलकर सारे नेताओं से लोग करते हैं और ये हर पार्टी के ऊपर चर्चा है। तो ऐश्वर्या, मुद्दा मुझे लगता वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर और जावेद भाई अगर करप्शन के आरोप थे तो मुझे लगता है कि आपको और बाकी विपक्षी को सड़क पर होना चाहिए था। अभी तक एग्जीक्यूशन पार्ट में ब्यूरोक्रेट पर, अधिकारियों पर आप सवाल उठाइए, लेकिन जिस तरीके से अन्य सरकारों में या इन सरकार में भी किसी व्यक्ति विशेष पर बहुत बड़े आरोप ना तो आप लगा पाए हैं और ना ही साबित हुए हैं। योगी जी पर तो, खासकर मुख्यमंत्री पर तो कोई आरोप लोग लगा ही नहीं सकते। शायद यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी
प्रदेश के बाहर भी लोग करते आ रहे, बातें करते हैं। हम मौजूदा 4 तारीख पे विधान परिषद की शपथ ग्रहण की बात करें, मंत्रिमंडल एक्सटेंशन की बात करें, और आपके पास है कोरोना काल में जहां पर आप चीजों को दिखा सकते हैं वहां पर आप उनको दिखाइए, खामियां दिखाइए, बनता है। लेकिन जब भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक योगी जी के ऊपर, खासकर मोदी जी पर सीधे तौर पर नहीं लगा है, अधिकारियों पर लगा हुआ होगा तो फेरबदल भी हुआ होगा। आपने देखा होगा भी एक आईपीएस अधिकारी भगोड़े भी साबित हुए हैं, सस्पेंशन, निलंबन, और बड़े पदों पर लोगों को बीआरएस भी जबरदस्ती दिया गया है। कहना यह है कि अरविंद शर्मा को बारे में जिस तरीके से गुजरात कैडर में एक लंबे समय तक मोदी जी के साथ काम करना है, दिल्ली आना, दिल्ली से यहां भेजना, बिल्कुल ठीक बात है। क्यासों का बाजार गर्म है कि केंद्र अपनी एक नजर यहां बैठाना चाहता है, लेकिन 4 कालीदास मार्ग अगर उनको अलॉट होता है और लगातार चर्चा में हो तो मंत्रिमंडल में भी उनका बड़ा स्थान होगा, कोई बड़ा विभाग या बड़ा पद दिया जा सकता है और सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। देखिए केशव प्रसाद जी हुए, 2 डिप्टी सीएम हुए, तो आपसी विचार कोई मतलब नहीं होता है। आपसी कला के बाद ये लोग चुनाव जीत रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जी, आपकी इसी बात को लेकर के मैं अपने प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार भी जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि योगी जी, उन पर अब तक कोई इल्जाम या कोई उंगली नहीं है, तो आखिर अरविंद शर्मा को लाने की वजह क्या रही? किस चीज को मजबूत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आगामी चुनाव को लेकर के किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहती है? चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, इसी विषय पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में जब बड़े विस्तार होते हैं तो उनके मायने भी बड़े होते हैं। किस तरह के समीकरण बैठाने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही है इस फेरबदल के जरिए? ऐसे में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से दिलीप जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। मैं अब से 1-1.5 महीने पीछे जाएं तो जिस तरह से अरविंद शर्मा, उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगमन हुआ, जब ये कहा जाए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान को सख्ती से अपने हाथों में लिए हुए हैं, भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, अपराध को कम करने की बात हो रही है, ऐसे में जब एक मुखिया है, उसके नीचे हमारे 2 डिप्टी सीएम भी हैं, तो आखिर जरूरत क्या पड़ गई थी एक बड़े नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में लाने की? कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और कार्यकर्ता के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकर्ता के रूप में नेतृत्व तय करता है। ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस में है एक व्यक्ति, और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस में तय नहीं। जो कला जो बात कर रहे थे जावेद जी, वो कला और की वहां के नेतृत्व के बारे में बड़े बड़े नेताओं ने पत्र भी लिख डाला और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं तय हो पा रहा।
खैर ये इनके दल का आंतरिक मामला है, ये कब तय करेंगे, इटली से तय करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ये इनका विषय है। लेकिन मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जावेद जी प्रश्न मुझसे किया गया है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, धैर्य पूर्वक सुनिए। जो आप चूंकि भ्रष्टाचारी मानसिकता आपकी रही है तो उसी भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की खुली किताब के रूप में उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में अपने वादों का निर्वहन कर रही है, वादों को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निलंबन, जबरदस्ती वीआरएस, जो संस्थागत भ्रष्टाचार आपके गठबंधन वाले दलों ने, जो सपा बसपा जिनको आप, तो दिलीप जी अगर आप ये मानते हैं कि योगी जी, अगर आप मानते हैं कि योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो करते हैं, एक अच्छे मुखिया हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई एक दूसरे बड़े नेतृत्व को लाने की? का काम योगी जी ने किया और ये समय समय की बात है। अरे जी ठीक है, जीरो टॉलरेंस बता दीजिए दिलीप जी। यहाँ पर के अंदर क्या होगा कि लेखपाल को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आईएएस को कहां से कंट्रोल करेंगे? हम वहां से उसने आपको प्रयास किया। आप लेखपाल जो सबसे निचले पायदान का कर्मचारी है उसको राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप ब्यूरोक्रेसी के तत्व को कैसे कंट्रोल करेंगे? स्थिति क्या है? गोंडा में एक आरटीआई की सूचना पर किस तरीके से गोंडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय राजनाथ जी वहां रहते थे, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया, तब एक क्षण भी नहीं लगा, उन्होंने आवास खाली कर दिया और कुछ लोग टोटी चोरी करते रह गए, कुछ लोग उसमें जो संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी इन्हीं की मानसिकता से के लोग टोटी चोरी करने का काम कर रहे थे। ये अंतर है, ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में। जी कम बोलिए, पहले सुना कीजिए, कोई आरोप लगाने से पहले उसके साक्ष्य रखने का काम करिए। अनर्गल आरोप न लगाइए, आरोप लगाना है तो अपने नेतृत्व में लगाइए। बताइए कि राहुल जी कहाँ गायब हो जाते हैं, सोनिया जी कहाँ चली जाती हैं? अरे आप बताइए ना, ठीक है, आप बताइए मोदी जी कहाँ गायब है? किसान आंदोलन पर है, दिल्ली की सीमाओं पे बैठा हुआ, मोदी जी कहाँ है? 150 किसान शहीद हो गए, मोदी जी के मुंह से एक संवेदना का शब्द निकला। देश का प्रधानमंत्री कहाँ है बताइए? देश के प्रधानमंत्री कहाँ है बताइए? उन दलों के सर्वोच्च, ठीक है दिलीप जी, जीरो टॉलरेंस तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा सकती। कहां से पैसा आ गया इसके बारे में बताइए, चिल्लाइए नहीं, पहले धैर्यपूर्वक सुनिए। उसका पुत्र आपके दल में है, वो नेता आपके दल में है, आप कहाँ हैं? आप जिसने गौरी गणेश को गोबर का कहा वो आपके मंत्रिमंडल का है, मैं सदस्य है, आप हैं कहाँ पे? आप खाली इधर उधर बताइए। हम पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कहाँ हैं 150 किसानों की शहादत के बाद? ठीक है, हमारे साथ पक्ष तो हमेशा अपनी बातें करता रहता है मनोज जी। पक्ष से हट करके अगर ये जो विस्तार, ये जो बदलाव होने को जा रहे हैं उन पर अगर हम नजरें करें, जिस तरह से आपने कहा था कि योगी जी जो हैं उन पर कोई आप कहेंगे उंगली नहीं उठा सकता है। हाँ, योगी जी पहले ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सभी 75 जिलों का दौरा किया है, जो कि हमेशा ही एक्टिव रहते हैं काम को लेकर के। लेकिन जब इतनी एक्टिवनेस थी, इतना सख्त मुखिया था, सब कुछ मैनेज्ड चल रहा था, तो ऐसे में संगठन की तरफ से ऊपर से किसी को लाना किस बात की ओर सुगबुगाहट करता है पहला, और क्या ऐसा जब किसी को लाया जाएगा, इस तरह के निर्णय लिया जाएगा, तो अपने आप एक अंतर्द्वंद की स्थिति तो बन ही जाएगी ना? नहीं ऐश्वर्या जी, होता क्या है दरअसल कभी कभी क्या, अक्सर ये जरूरी नहीं है कि किसी को लाया जाए तो किसी की कमियों के या खामियों की वजह से लाया जाए। देखिए कई चीजों के प्रबंध तंत्र के मास्टर होते हैं या माहिर होते हैं। योगी जी जिस समय आए थे तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मैंडेट और बहुत लंबे वर्षों के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, काफी चुनौती थी। लेकिन विगत कोरोना काल में स्थितियां बदली हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट के लिए की बात कर लें, चाहे हम संगठन की बात कर लें। और होता क्या है, यही ब्यूरोक्रेट में पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम तो काम करना चाहते हैं, हमारी मंशा है, पर अधिकारी काम नहीं करते, क्या वो ब्यूरोक्रेसी जो सध नहीं रही है उसके लिए ये एक
विकल्प है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं। दरअसल जिस तरीके से 14, 15, 16 घंटे टीम 11 के साथ में, या ये कह सकते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पे निगेटिविटी और पॉजिटिविटी हम दोनों ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बहुसंख्यक लोगों का प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और हम बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उस महामारी से बाहर आए, उभरे, और उतना नुकसान नहीं हो सका जितने की आशंका थी। लेकिन इस बीच एक बात का और मौका मिला होगा जरूर सरकार को, संगठन को, कि वो ये चिन्हित कर सके कि सरकार में, संगठन में या एग्जीक्यूशन पार्ट में होता क्या है कि लखनऊ से जो चीजें जारी होती हैं, जो आदेश जारी होता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित हो, लोगों को फंड से हो, वितरण से हो, सेवाओं से हो, और अगर वो ग्राम स्तर तक नहीं पहुंचता है तो सरकार को जवाबदेही बनती है, और ताली भी सरदार को होती है और गाली भी सरदार को होती है। उसको नजर रखते हुए मुझे लगता है, चूंकि ब्यूरोक्रेट का एक बड़ा अनुभव अरविंद जी का है, उसको सरकार में ला करके अच्छे काम किए जा सकते हैं, कमियों की वजह से नहीं, बल्कि कई तरीके बैलेंस। और एक मिनट ऐश्वर्या जी, देखिए मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, मैं फिर कहना चाहूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये बिना जातिगत, बिना चीजों के बैलेंस के नहीं बनता है, और उसका समीकरण सरकार को बैठाना है, राजभर जी का जाना, या बाकी बहुत सारी चीजें ऐसे रही। आप उपचुनाव देखिए कि बहुत सारे नेता ऐसे थे जो उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है सामंजस्य होगा संगठन में सरकार का, सरकार में संगठन का, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़े कैडर की पार्टी आज के देश में है, अब पूरे देश में आज के दिन में, तो जरूर कुछ लोग आएंगे और जाएंगे। और जिन नामों की बार बार चर्चा हो रही है, अहम पद नहीं देने की बात होती तो 4 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री के बगल का आवास है, उस पर इतनी चर्चाएं फिर नहीं होती। बिल्कुल, इस तरह की खबरें अगर अंदर खाने से छन करके बाहर आ रही हैं तो कुछ ना कुछ इनमें विश्वसनीयता जरूर होगी। योगी कैबिनेट का विस्तार, वो भी अंतिम साल में, वो विस्तार किस तरह का होगा, उससे क्या समीकरण बने की चर्चा कर रहे थे हम इसी पर। लेकिन हाँ, समझने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से 18 तारीख को बजट सत्र चालू होने जा रहा है, उससे ठीक पहले जिस तरह से 10 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, उनके भी क्या मायने निकलते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस चर्चा में दर्शकों अभी के लिए वक्त इतना ही है, वक्त की सख्त कमी है। बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने में। जावेद जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने में। तो योगी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की उम्मीद, और हम और आप यही उम्मीद करते हैं कि ये फेरबदल जनता के लिए सुखदायी हो। जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, अपराध पे लगाम लगाने की बात कहती है, ऐसे में ये सब चीजें अगर धरातल पे मजबूती के साथ हों तो शायद जनता के लिए एक सुखमय प्रदेश ये बन जाए। फिलहाल इस चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए।